नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। पार्टियां, अय्यासी, ऊंचे ख्वाब, ऊंची चीज, ऊंची दारू, महंगे होटल, महंगे शौक, ऐसा था हमारे देश का किंग ऑफ गुड टाइम। के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला माल्या हर बार इसी तरह दिखता है, धुएं के छल्ले उड़ाता हुआ, बेफिक्र, बेलौस। इस ठग ने बैंकों को अकेले चूना लगाया हो ऐसा नहीं है, उसके साथ ठगों की एक पूरी टोली है जो कदम कदम पर उसके लिए रास्ता बनाती रही, उसकी मुश्किलें आसान करती रही। किसी नौकरी पेशा को 20-25 लाख रुपए का होम लोन देने से पहले 36 तरह के पेपर चेक करने वाले बैंक के अफसरों ने माल्या की कंपनी के खाते चेक किए बगैर सैकड़ों हजारों करोड़ों के लोन क्यों दे दिए, ये एक बड़ा सवाल है। माल्या कैसे भागा, इस सवाल पर खूब सियासी तलवारें चमक चुकी हैं। देखना ये भी होगा कि माल्या को लोन कैसे मिलते रहे। विजय माल्या की कंपनियों को पहली बार सितंबर 2004 में लोन दिया गया था, जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में 8,040 करोड़ के लोन को एनपीए में डाला गया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे लोन जो डूब गए और जिनको वसूला नहीं जा सकता। माल्या के खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक साल 2009 में उसने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ के लोन ले लिए। किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए, जिनको जांचा भी नहीं गया। 861 करोड़ के लोन को माल्या ने किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए उसे यूरोप के खातों में ट्रांसफर कर दिया। साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने विजय माल्या के लोन को रीस्ट्रक्चर करके उसे सहूलियतें भी दी, लेकिन माल्या ने एक पैसे नहीं चुकाए। किंगफिशर के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए सड़क पर थे और बैंकों के अफसर लोन वसूलने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। उन दिनों भी माल्या पार्टियां करने में व्यस्त था। वो आईपीएल में अपनी टीम को चीयर करता, नाइट पार्टीज करता और संसद सत्र के दिनों में सांसद बनकर सत्ता के गलियारों में घूमता। हिंदुस्तान के इस ठग का लंदन भाग जाने की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। लोन डिफॉल्ट केस में 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 1 मार्च 2016 को माल्या संसद भवन में दिखा था। माल्या के नाम लुकआउट नोटिस जारी था और सारे एयरपोर्ट सतर्क थे। लेकिन 3 मार्च 2016 को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या एक दिन पहले ही, यानी 2 मार्च 2016 को ही देश छोड़कर जा चुका है। विजय माल्या ने अपनी महिला मित्र के साथ जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट 9W122 पकड़ी थी। कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस के साथ लंदन गया था। Malia was able to leave because the lookout notice in his name originally issued by CBI said that he should be stopped from going abroad, and subsequently on 24th October 2015 it was diluted to say it should only be reported that he has left abroad. 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर घी पी रहा विजय माल्या लुकआउट नोटिस होने के बाद भी 55 सूटकेस लेकर कैसे लंदन भाग गया, ये भी कम हैरानी की बात नहीं। आज तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के जरिए सिस्टम में वो जुगाड़ बना लिया था जिससे वो लंदन निकल सके। वो महंगे होटलों में जाता था। वो अगर अपनी एयरलाइंस बनाता है तो वो भी शानदार बनाता है। वो हीरोइनों का शौकीन था। वो हर उच्च चीज का शौकीन था जो महंगी और जो लग्जरी हो। वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस कराता, बाजी लगाता। उसकी अपनी क्रिकेट टीम थी और वो F1 की फर्राटा रेस में भी कार दौड़वाता था। धन और ऐश्वर्य उसकी कनीजें कहलाती थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती।
उसके साथ सुंदरियां ऐसी चिपकी रहती थीं जैसे शहद के साथ मधुमक्खियां चिपकी रहती थीं। वो जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी में भी रंगारंग पार्टियां करता था। वो अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्दा क्वालिटी की शराब परोसता। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती थीं। उसके कैलेंडर की लॉन्च पार्टी का न्योता रईसी का इनोवेशन माना जाता। फिर एक दिन पता चला कि अच्छे दिनों का राजा कंगाल हो गया है। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा और महाजन उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे थे और सरकार की पेशानी पर पसीना छलक रहा था। लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी में कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर्स बुलाए और गोवा के अपने विला में सैकड़ों वीआईपी मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसकी पार्टी की तस्वीरें देखकर रिजर्व बैंक के तब के गवर्नर रघुराम राजन को भी कहना पड़ा था कि करोड़ों का कर्जा लेकर जो ऐसी पार्टियां कर रहा हो वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वो लापता हो गया। अपना सारा सामान समेटकर उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। दावा है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था कि वो जा रहा है। उसके नाम से निकला लुकआउट नोटिस भी उसे नहीं रोक पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो अपने घर आ गया है। 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को वापस भारत लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन यह ठग कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। बैंकों को कंगाल कर गया विजय विट्ठल माल्या अब खुद को किंग ऑफ बैड टाइम्स कहता है, लेकिन ना तो उसके ठाठ कम हुए हैं, ना ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है। विजय विट्ठल माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे बपौती में मिली थी, जिसे उसने और कामयाब बनाया। वो ठग कैसे बना और भारतीय बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हो गया, ये समझने के लिए 13 साल पीछे चलना होगा। यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने 2005 में एयरलाइन सेक्टर में उतरने का ऐलान किया और अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे पर उसे नई कंपनी का तोहफा दिया। यूबी ग्रुप में उन दिनों स्पिरिट और बियर से लेकर केमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट, न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन्स के बिजनेस थे। माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई, जिसमें यात्रियों को नए तरह का एक्सपीरियंस देने का वायदा किया गया। माल्या ने 70 हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया और पेरिस से इंटरनेशनल एयर शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीदने का ऐलान किया। वो माल्या के अच्छे दिन थे। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज थी और कयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। पहले 2 साल किंगफिशर के बेहतरीन रहे। कंपनी ने मुनाफा भी कमाया और 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने 550 करोड़ में एयर डेक्कन का सौदा कर लिया। लेकिन माल्या ने इस धंधे में अपना खानदानी पैसा नहीं लगाया था। किंगफिशर एयरलाइंस में लगा पैसा कर्ज का था, जिसे 17 बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी अच्छी खासी थी। खुद माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से 33 करोड़ 46 लाख रुपए की सालाना सैलरी लेता था। कंपनी की दूसरी शाह खर्ची भी कम नहीं थी। 2008-2009 की मंदी में हालात बदलने लगे। मुनाफा घाटे में बदल गया और कंपनी कर्जदारों का ब्याज चुकाने में भी नाकाम होने लगी। 2008 में तेल के दाम बढ़ने से किंगफिशर को 934 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके लिए कर्ज लिया गया। 2009 आते आते कर्ज बढ़कर 5,665 करोड़ हो गया, जो ब्याज के साथ 7,000 करोड़ को पार कर गया।
इस ठग ने IDBI बैंक को चूना लगाया। उसने किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 861 करोड़ रुपए का लोन मांगा। कंपनी के खाते में कुछ नहीं बचा था। लोन सारे एसेट से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत दी। लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि खोखा कंपनियों की मदद से उसने उस पैसे को यूरोप के खातों में पहुंचा दिया, जहां इस पैसे से F1 रेस कराई गई। वो हर उच्च चीज का शौकीन था जो महंगी और जो लग्जरी हो, परंतु उसके जीवन में किस तरह उतार चढ़ाव आया अभी आपने रिपोर्ट देखी। परंतु आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आज के ये जो विजय माल्या है, इसने एक पॉडकास्टर है राज समानी। The banks today, they may tell you I owe even more money. Tell me real numbers, because somewhere it's written 9,000 crore, somewhere it's There is written no 9,000, that is all imagination. 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. Right? It says recovery certificate 6,203 crores, 35 lakhs, 3,879 and paisa 42 only. That is evidence of the debt. Right? Where did this 9,000 crore figure come from? Settlement offers to the banks. between 2012 to 2015. Yes, which they refuse to accept. That nobody knows. What was the settlement that you were offering? So many settlement offers, including before the court. So it was always the intention to settle. I flew through Hyderabad and met the chairperson of the State Bank of India at their training academy in Hyderabad and offered a settlement. It was always my intention to settle. Never did I say I'm not going to pay. And why do you think they didn't accept it? They wanted 14,100 crores. That's why they didn't accept it then. I told the finance minister, Arun Jaitley, before leaving for the airport, I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting. The loudest anchor in the television industry started. Huge hangama. How did Vijay Mallya leave? I said, okay, let things cool down. On top of that, what happened in the meantime? They revoked my passport. Passport gone. Now how to travel? So all of this is nuisance. That on 2nd of March, you left for London in a Jet Airways flight with 55 big suitcases. Complete and utter rubbish. राज समानी को बोला है कि सरकार झूठ बोल रही है, मोदी झूठ बोलते हैं। मैं तो तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर आया था। मेरी जानकारी तो सब लोगों की थी सरकार के। तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों झूठ बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 14,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिया, जबकि ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर तो केवल 6,000 करोड़ का कर्जा, 6,200 करोड़ का था। आप दोनों की बातों में, सरकार की और इसकी विजय माल्या की बातों में किस पर भरोसा करेंगे? आज हालात ये हो चुके हैं कि जो बोल रहा है वो उसकी बातों पर भरोसा करे, या जो सरकार बोल रही है उसकी बातों पर भरोसा करे। कोई भरोसे लायक बचा भी है इस देश में या नहीं बचा है? 14,000 करोड़ सरकार ने जब वसूल कर लिए तो इसके पीछे सीबीआई क्यों पड़ी है? जब 3 महीने पहले लुकआउट नोटिस जारी हो गया था तो फिर इसको दोबारा से क्यों इसके खिलाफ हुआ? सोचने वाली बात है कि सीबीआई किस चीज की जांच कर रही है। जब पैसा वसूल हो गया था, बैंकों से फ्रॉड करके भागा था, बैंकों का पैसा लेकर भागा था, सरकार को पता था, वित्त मंत्री को पता था कि ये भाग रहा है, सीबीआई 3 महीने पहले लुकआउट नोटिस जारी कर देती, परंतु फिर भी सरकार को पता नहीं चलता और विजय माल्या लंदन में मौज ले रहा होता है। ये है हमारी सरकार की
लाचारी कहें इसे, या सरकार की खासियत कहें, या सरकार का लचीलापन कहें कि एक आदमी सरकार के ही वित्त मंत्री को बताकर देश छोड़कर भाग जाता है और बाद में फिर कहते हैं हम उसे पकड़ कर लाएंगे, हमने उसके ऊपर केस कर दिया। सब ढकोसलेबाजी, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। विजय माल्या ब्रॉडकास्ट में क्लियर बोल रहा है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मैंने जो मेरा कर्जा था वो मेरे एसेट्स से ये लोग वसूल कर चुके हैं, अब इनका कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं बनता है। सरकार क्या करेगी? महामानव क्या करेंगे जिन्होंने कहा 14,000 करोड़ रुपए इससे वसूल कर लिए, 6,000 के 14,000 करोड़ आपने वसूल कर लिए तो बात खत्म हो गई। खैर सरकार जाने, विजय माल्या जाने, हमारा क्या है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, इस धरती पर आए हैं, जिएंगे जैसे सरकार चाहेगी वैसे, और एक दिन नमस्ते करके चले जाएंगे।